नमस्कार। तो हम आज जो है वो वज्र गुणन विधि पढ़ेंगे। इसकी हमने दो तीन विधियां पहले पढ़ ली है। ग्राफ ये पढ़ ली है, विलोपन विधि पढ़ ली है, और जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है प्रतिस्थापन विधि वो भी हमने पढ़ ली है। आज हम क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब वज्र गुणन विधि जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। वज्र गुणन विधि जो है वो डिपेंड करती है, देखो, इस कैलकुलेशन के ऊपर, और एक इस कैलकुलेशन के ऊपर, और तीसरी ये वाली कैलकुलेशन के ऊपर। ठीक है, तो कैसे क्या करना है, देखो, अक्स के बटे के अंदर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई विद माइनस, माइनस के साथ के अंदर b1 c2, ठीक है, और दूसरा b2 c1। अक्स अपॉन ये वाली चीज आपको रखनी है। यहां पे देखो y अपॉन आपको क्या रखना है, c1 a2 और a1 c2, ठीक है, इनको माइनस कर देना है नीचे की तरफ, और 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। अब एक्चुअली इसको सॉल्व कैसे करना है क्वेश्चन को, वो कुछ इस प्रकार करना है, ध्यान दीजिएगा आप। देखो, x अपॉन ये वाला मैटर है, तो आप ये तो आराम से समझ रहे हो कि जो मानक रूप है उसमें a1 b1 और c1 जो है वो कांस्टेंट वैल्यू होती है, अचर राशियां होती है, कहने का मतलब नंबर होती है, 1 2 3 4 5 -1 -2 वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो जो अचर राशियां अगर इसके नीचे, तो यहाँ पे कोई ना कोई एक नंबर आएगी। इस मेटर को आप एक बार इसके बराबर रख दीजिए, और ये जो है ये भी कोई राशि आएगी, कोई भिन्न आएगी, कोई संख्या आएगी। देखो यहाँ पे भी अचर जो मान है हमारे वो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक बार आप इसके बराबर इसको रख दोगे तो यहाँ पे x का मान निकल के आ जाएगा, ठीक है। फिर दोबारा से इस मेटर को, बीच वाले को, y वाले को इसके बराबर रख दोगे तो यहाँ पे y का मान निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब आपको देखने में क्रिटिकल लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही इजी है। आप इसको देखो, यहां से स्टार्ट करो लिखना, और इतना याद रखो कि सबसे पहले a1 b1 नहीं लिखना है, सबसे पहले आपको b1 लिखना है। b1 b2 c1 c2 c1 c2 a1 a2 a1 a2 b1 b2, ठीक है। b1 b2 से स्टार्ट करना है, b1 b2 के ऊपर वापस छोड़ देना है, ठीक है। ऐसा कर लोगे तो ये कैलकुलेशन आप आराम से बना लोगे, और ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है ना, ये बहुत जरूरी है। इसके बराबर एक बार इसको रखना है, और इसके बराबर एक बार इसको और रखना है। यहां से x की वैल्यू आएगी, और यहां से इसको बराबर रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। अब आपको समझना कैसे है वो चीज आप एक एग्जांपल से समझ लीजिएगा। इसका हम एक एग्जांपल करते हैं, उससे हम इस चीज को आसानी से समझ लेंगे, ठीक है ना। एग्जांपल हमारा जो 14 नंबर है उसको हम देखते हैं कैसे क्या क्या दिया गया है उसमें, और फिर उसके थ्रू आपको ये विधि भी समझ में आ जाएगी। दो चार क्वेश्चन हम और भी करेंगे, इसमें जो भी है सारे क्वेश्चन करेंगे तो आपको सब कुछ इसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं 14 एग्जांपल पढ़ रहा हूं, आप भी बुक लीजिए और साथ में पढ़िए और समझिए एग्जांपल को, और फिर उसका हम सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। बेंगलोर के बस स्टैंड से यदि हम 2 टिकट मलेश्वरम मलेश्वरम के तथा 3 टिकट यशवंतपुर के खरीदे तो कुल लागत है 46 रुपए। 2 टिकट तो मलेश्वरम के खरीदने हैं और 3 टिकट यशवंतपुर के खरीदने, ठीक है, तो कुल लागत 46 रुपए, ठीक है। परंतु यदि हम 3 टिकट मलेश्वरम की और 5 टिकट यशवंतपुर की खरीदते हैं तो कुल लागत 76 रुपए, ठीक है। बस स्टैंड से मलेश्वरम का किराया तथा बस स्टैंड से वो जो दूसरी चीज है, दूसरा जो गांव है यशवंतपुर का किराया आप ज्ञात करो, ठीक है। तो सबसे पहले हम मान के चलते हैं कि यशवंतपुर का और मलेश्वर का जो किराया है वो हम मान के चल लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल हमारा कितने नंबर है, 14 नंबर है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन करते हैं। माना कि बस स्टैंड से मलेश्वरम, जो सबसे पहले मलेश्वरम है उसके लिए हम करने जा रहे हैं। मलेश्वरम का किराया जो है वो कितना मानेंगे हम, रुपए x है, ठीक है। एवं दूसरा जो है वो हमारा क्या है, यशवंतपुर का जो किराया है वो हम मान लेते हैं क्या, y रुपए मान लेते हैं, ठीक है, y रुपए मान लेते हैं। अब आप कंडीशन के हिसाब से देखिएगा, ठीक है ना। जो पहली शर्त है अपनी उसके अकॉर्डिंग अपन को समीकरण बनाने हैं सबसे पहले, ठीक है ना। तो पहली जो शर्त है वो हम निकाल लेते हैं। पहली शर्त के अनुसार, उसके अनुसार जो भी हमारे समीकरण बनते हैं पहले हम उनको बनाएंगे, ठीक है। तो जो पहली शर्त है वो क्या है, 2 टिकट मलेश्वरम के, ठीक है, और 3 टिकट यशवंतपुर के, ठीक है। तो एक टिकट के अगर x रुपए लग रहे हैं तो 2 टिकट के 2x, प्लस एक टिकट के अगर y लग रहे हैं तो यशवंतपुर की कितने लिए, 3y, और टोटल रुपए वो कितने दे रहा है,
टिकट खरीदने वाले को वो 46 रुपए दे रहा है। कितने दे रहा है? 46 रुपए। ये आ गया समीकरण नंबर हमारा 1। अब इसकी जो दूसरी शर्त है उसके अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार, ठीक है, दूसरी शर्त के अनुसार हम देखते हैं, क्या देखेंगे अपन कि उसने 3 टिकट मलेश्वरम के और 5 यशवंतपुर के खरीदे, ठीक है ना। तो 3 खरीदे तो 1 के एक्स है तो इसके हो गए 3 एक्स, 5 उसके खरीदे यशवंतपुर के, 1 के वाई तो 5 के 5 वाई, और टोटल रुपए वो कितने खर्च कर रहा है इस बार? 74 रुपए खर्च कर रहा है, ठीक है ना। तो बराबर में आ जाएंगे 74। ये आ गए अपने समीकरण। अब यहाँ पे आप लिखिए वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन, पहले तो एक काम करिए, वज्र गुणन मत लिखिए, पहले आप A1 P1 और C1 के मान निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 व A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर, ठीक है, इनसे हम तुलना करेंगे। इस समीकरण की तुलना हम फर्स्ट वाले से करेंगे तो सीधी सीधी बात है, हमारे पास जो A1 का मान है वो कितना आ जाएगा 2, और जो B1 का मान है वो हमारे पास कितना आ जाएगा 3, और जो C1 का मान है वो 46 इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे? माइनस के, ठीक है। और A2 बराबर, इसकी तुलना दूसरे वाले समीकरण से करेंगे तो 3, B2 बराबर कितने आ जाएंगे 5, और C2 बराबर ये छोटे जो इधर आएंगे किसके हो जाएंगे? माइनस के, ठीक है। ये अपने पास मान आ गया। अब वज्र गुणन विधि अब लगाइए आप, वज्र गुणन विधि से, ठीक है ना, वज्र गुणन विधि से। वज्र गुणन विधि क्या थी हमारी? x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1, ठीक है, बराबर y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1, ठीक है, बराबर 1 अपॉन, ठीक है, A1 B2 माइनस A2 B1, ऐसा कुछ मैटर था। अब एक बार इसको चेक कर लेते हैं, कोई गलत तो नहीं है ना कुछ? A1 B2 सही है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट है, ठीक है ना। C1 A2 हो गया और C2 A1 और B1 C2 और B2 C1 बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये हो गया अपना मैटर, जो भी हमारी वज्र गुणन विधि का जो फॉर्मेट है उसको हमने ले लिया है, ठीक है। अब याद से आप ध्यान से देखिएगा इसको, सबसे पहले अपन यहाँ पे मान रखेंगे और इनको हम बराबर कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप मान रखिएगा, यहाँ पे A1 B1 C1 के मान जो भी है यहाँ लिखना कोई जरूरी नहीं है, छोड़ो इसको। आप यहाँ पे आप सिर्फ इतना लिखिएगा कि x अपॉन B1 कितना है अपना 3 है, C2 कितना है अपना माइनस के 74, ठीक है, माइनस B2 कितना है अपना 5 है, ठीक है, C1 कितना है अपना माइनस के 46, बराबर आप इसको ले लीजिए, सिर्फ इसको ले लीजिए एक बार, ठीक है, क्योंकि यहाँ में x का मान निकालना है, बाद में y का निकालेंगे तो इसको ले लेंगे, ठीक है। तो A1 कितना है अपना 2 है, ठीक है, और B2 कितना है अपना 5 है, ठीक है, माइनस A2 कितना है 3 है, ठीक है, इनटू B1 कितना है अपना वो भी 3 है, ठीक है। ये कैलकुलेशन आप यहाँ चल के आगे कर लीजिए, ठीक है। तो ये जो कैलकुलेशन है ये हम यहाँ आगे कर रहे हैं। कैलकुलेशन जो हमारी है क्या आ रही है, x अपॉन, देखो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 74 को आप 3 से गुणा करोगे 4 तरी 12 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 12, और ध्यान से देखिएगा कैलकुलेशन को, और 1 और 7 तरी 21 और 1 22, कुल मिला के यहाँ पे आ जाएंगे माइनस के 222, कितने आ जाएंगे माइनस के 222 आ जाएंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप माइनस के 222, ठीक है। दूसरी कैलकुलेशन है 5 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, पहले तो ये लिख लीजिए आप, ठीक है। दूसरी 46 को करेंगे 5 से, 6 पंजा में कितने आ जाएंगे 30, ठीक है, 4 पंजो 20 और 3 कितने हो जाएंगे 23, ठीक है, 230 आ गए, बराबर ये वाली कैलकुलेशन करेंगे 1 अपॉन 5 गुणे कितने हो जाएंगे 10, 3 तारीख कितने हो जाएंगे 9, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान हो गया आप काम, अब आप आराम से कर लोगे इसको, और यहाँ देखो इस कैलकुलेशन से कितना बचेगा 8 बचेगा, ठीक है, और 1 अपॉन क्या आ जाएगा 1, 8 को उधर भेजेंगे, कुल मिला के x बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। अब x का मान आ गया, अब जो ये y वाली फॉर्मेट है इसको आपको करना है, ठीक है। तो y वाली फॉर्मेट को यहाँ पे लिखिए, दोबारा से y के लिए, ठीक है, y के लिए करेंगे तो y अपॉन, ये कैलकुलेशन लिख दीजिएगा आप सीधी सीधी,
C1 A2, ये रहा C1 46 माइनस के, और A2 रहा 2, ठीक है। तो यहाँ पे A2 सॉरी 3 है, A2 कितना है 3 है, तो C1 है माइनस के 46 और A2 है 3, फिर माइनस आ जाएगा अपने पास, और आगे क्या C2 A1, C2 कितना है माइनस का 76 और मल्टीप्लाई A1, A1 कितना आ रहा है अपना 2 आ रहा है, ठीक है। बराबर में यही वाली कैलकुलेशन है 1/5 into 2 minus 3 into 3 इज इक्वल्स टू, हमारे पास देखो ध्यान से क्या आ जाएगा, y के अपॉन के अंदर 46 को आप 3 से गुणा करिए, 6 3 18, 4 3 12 और 1 13, 138 आ जाएंगे, माइनस 76 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 148, ठीक है, 4 दूनी 8 7 दूनी 14, और ये हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस, ठीक है। और इसका मान आ जाएगा अपने पास एज इट इज, ऐसा का ऐसा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। y बराबर प्लस के 148 है और माइनस के जो है 138 है, यहाँ पे कितने बचेंगे 10, बराबर क्या आ जाएगा, ये कुल मिला के y बराबर 10 उधर चला जाएगा, और क्या आ जाएगा अपने पास 10, 1 से गुणा होके सिर्फ 10 आ जाएगा y बराबर, ठीक है। तो x बराबर देखो हमने क्या माना था, मलेश्वरम का किराया, ठीक है, कितना आ रहा है हमारे पास 8 रुपए, और y बराबर हमने माना था यशवंतपुर का किराया, कितना आ रहा है y बराबर हमारे पास 10, तो यहाँ पे लिख दीजिए मलेश्वरम का किराया, मलेश्वरम का किराया बराबर कितना आ रहा है 8 रुपए, एवं यशवंतपुर का किराया, यशवंतपुर का किराया, ठीक है, यशवंतपुर का जो किराया वो कितना आ रहा है अपने पास रुपए 10, ठीक है। बहुत ही आसान है, आप सिर्फ ये चीज याद रखिए, ये चीज याद रखिए, जो भी समीकरण आ रहे हैं उनमें से A1 B1 और C1 के मान निकालिएगा, और यहाँ पे जोड़ बाकी गुणा भाग कर दीजिएगा, बात खत्म। एक बार इसके बराबर ले लेना और एक बार इसके बराबर लेना, एक बार अगर x का मान निकालना हो तो x को इसके बराबर कर देना, x वाले पोर्शन को, ठीक है, और y का निकालना हो तो y वाले को इसके बराबर कर देना। बहुत ही आसान भाषा के अंदर ये हो गया है, एग्जांपल पढ़ लिया, अभी आगे हम और क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा। जस्ट रिलैक्स, काम डाउन, पढ़ते रहिए। नमस्कार, तो जो हमारा 15 एग्जांपल है 15वां, वो हमें कुछ ये बोल रहा है कि p के किन मानों के लिए निम्न समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। ये जो दो समीकरण आपको दिए गए हैं, आपको इसमें देखो यहाँ पे a1 b1 का मान नहीं दिया गया, मतलब p दिया गया, तो p का मान एक्चुअली कौन सी नंबर आएगी, क्या आंसर आएगा इसका, वो आपको बताना है कि p के किस मान के लिए इसका एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा तो हम सबसे पहले देखो इसमें से a1 b1 और a2 b2 के मान निकालेंगे, ठीक है ना। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और इसको आप 2 दे दीजिए, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। तो इसको अपन मानक रूप से तुलना करेंगे तो हमारे पास a1 का मान आएगा 4 और b1 का मान कितना आ जाएगा अपने पास p, ठीक है। a2 का मान आ जाएगा अपने पास 2 और b2 का मान आ जाएगा अपने पास 2, ठीक है। तो अद्वितीय हल के लिए अगर बात कर रहा है तो कंडीशन मैंने आपको बताई थी अद्वितीय की a1/a2 इज नॉट इज इक्वल्स टू b1/b2, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो समीकरण के मान, समीकरण के नहीं का, ठीक है ना, यहाँ बहुवचन नहीं है, का मान अद्वितीय हो तब शर्त जो है हमारी क्या होगी, a1/a2 इज नॉट इज इक्वल्स टू b1/b2, ठीक है। इस शर्त के हिसाब से यहाँ पे आप मान रख दीजिए a1 का 4/2 इज नॉट इज इक्वल्स टू b1 b2 मतलब p/2, ठीक है। इसमें 2 का डिवाइड लग जाएगा और ये 2 आ जाएगा, मतलब p/2 इज नॉट इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2, इस 2 को आप उधर भेजोगे तो p बराबर नॉट बराबर नहीं, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। कुल मिला के ये जो लाइन है इसका मतलब क्या आ रहा है कि p का मान 4 ना होके इसके अलावा कुछ भी हो जाए, दूसरा इस समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए कि p का मान p के 4 के अलावा प्रत्येक मान के लिए समीकरणों का हल अद्वितीय होगा। बहुत ही आसान और छोटा सा क्वेश्चन है, आपको समझ लेना है इसको। देखिए ध्यान से, हमने सिर्फ ये शर्त लिखी है अद्वितीय वाली, जो इसकी वैल्यू है वो रख दी है, और वैल्यू बराबर हमारे पास आया है कि इस शर्त को अगर आप फॉलो करते हो,
इसको आप देखते हो, इसके लिए अगर आप काम कर रहे हो तो P कभी भी 4 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। तो जो हमारा 16 एग्जांपल है वो ये है, देखो पढ़ते हैं इसको ध्यान से और फिर इसको सॉल्व करते हैं। के किस मान के लिए निम्न रेखिक समीकरणों के युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अनेक हल होंगे तो हमें कंडीशन दूसरी चाहिए होगी। पिछले में हमने जो लिया था कंडीशन वो था अद्वितीय हल, ठीक है ना। इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल बता रहे हैं। अभी हम a1 b1 और c1 सब के मान निकाल के इसको ज्ञात कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप सबसे पहले मान ज्ञात कीजिए समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। a1 बराबर अपना क्या आ रहा है, k आ रहा है। b1 बराबर अपना कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। c1 बराबर कितना आ रहा है अपना माइनस का k माइनस 3 आ रहा है, ठीक है। a2 बराबर कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, 12 आ रहा है, ठीक है। b2 बराबर आ रहा है k और c2 बराबर आ रहा है अपना माइनस का k, ठीक है। तो इनसे हम अनुपात निकाल लेंगे इनके, ठीक है ना। a1 b1 इनके सबके अनुपात निकाल लेंगे। पहले आप ध्यान से देखिएगा कि दिए गए समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल हो तब a1 a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 होना चाहिए। ये जो शर्त है हमारी, हम शुरू से इसको पढ़ते आ रहे हैं, बहुत बार हमने पढ़ लिया था कि अगर अपरिमित रूप से अनेक हल हो तो जो अनुपात है a1 अपॉन a2 बराबर होना चाहिए b1 अपॉन b2 के, बराबर होना चाहिए c1 अपॉन c2 के, ठीक है। हमारे पास सबके मान पड़े, अभी हम बराबर कर देते हैं। तब हम क्या करेंगे, a1 अपॉन a2 निकालेंगे, k अपॉन 12 आ जाएगा, बराबर b1 अपॉन b2 निकालेंगे, 3 बटा k आ जाएगा। c1 अपॉन c2 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, k माइनस 3 बटा k आ जाएगा, ठीक है। अब देखना ध्यान से, सबसे पहले हम इन दोनों के लिए करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक स्टेप बनाइए, k बटा 12 बराबर 3 बटा k को आप इधर भेज दीजिए, 12 को आप उधर भेज दीजिए। यहाँ हो जाएगा k स्क्वायर बराबर 12 36, ठीक है। और k बराबर यहाँ से अगर स्क्वायर हटाते हो तो बराबर के दूसरी साइड अंडर रूट लग जाता है। क्या लग जाता है, अंडर रूट। तो हमारे पास k बराबर जो अंडर रूट में से निकल के आएगी प्लस माइनस 6, ठीक है ना। अंडर रूट में जो संख्या होती है उसका वर्गमूल हमेशा प्लस और माइनस दोनों के अंदर आता है। कहने का मतलब k का मान प्लस का 6 और माइनस का 6 दोनों हो सकता है, ठीक है। अपन को k का मान ज्ञात करना है, अपन ने यहाँ तक कर लिया। अब आपको इन दोनों को बराबर रखना है, ठीक है ना। दोबारा से यहाँ पे लिख दीजिए, दोबारा से हम दूसरी चीज जो है बची उसको करेंगे, ठीक है। 3 बटा k बराबर k माइनस 3 बटा k, ठीक है। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा कैसे करते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, अपन अभी कर देते हैं। ये हो जाएगा अपने पास 3k बराबर उधर चला जाएगा k, तो k स्क्वायर माइनस 3k हो जाएगा, ठीक है ना। कुल मिला के हमारे पास आ गया k स्क्वायर माइनस 3k, और ये जो माइनस 3k इसको भी आप इधर लेके चले गए तो ये भी हो गया माइनस का 3k बराबर इधर क्या बचेगा 0। अब इसको चाहे आप इधर लिखो चाहे इधर लिखो, दोनों बराबर के अंदर है। अब ध्यान से देखिएगा, k स्क्वायर माइनस 3k कितने माइनस 6k बराबर क्या आ जाएगा 0। इसमें से देखो k कॉमन आ रहा है तो यहाँ क्या बचेगा k माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। अब जो स्थिति बनती है इसमें दो मान आएंगे, देखो ध्यान से देखना। स्थिति क्या बनती है अपनी, जो फर्स्ट केस जो अपना बनेगा वो ये बनेगा कि k बराबर 0 बटा k माइनस 6, k माइनस 6 गुणा के अंदर उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा भाग में, और 0 आ जाएगा इसका मान। कुल मिला के जो k का मान है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 0, ठीक है। दोबारा से जो सेकंड केस है उसमें हम कर रहे हैं, उसके अपन ये कर रहे हैं कि k माइनस 6 बराबर 0 बटा जो k गुणा के अंदर है उसको नीचे भेज दे रहे हैं, ठीक है। तो k माइनस 6 बराबर हमारे पास 0 आ जाएगा और k बराबर 6 उधर जाएगा तो प्लस का 6 आ जाएगा, ठीक है। ये दो मान हमारे पास आ गए हैं। हमें ज्ञात होता है कि k बराबर प्लस का जो 6 है, क्यों प्लस का 6 ले रहे हैं हम, 0 क्यों ले रहे हैं, माइनस का 6, देखो इसमें भी प्लस का 6 आ रहा है और उस कंडीशन में भी प्लस का 6 आ रहा है। हमें ज्ञात होता है कि k बराबर 6 के लिए
के बराबर 6 के लिए दिए गए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, बस इतना ही करना है, कोई ज्यादा झमेले वाली बात नहीं है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे भी प्लस का है, यहाँ पे भी प्लस का 6 आ रहा है, दोनों कंडीशन में आ रहा है, इसलिए 6 जो है वो सार्वमान है। इस समीकरण के लिए अगर आप के बराबर 6 रखते हो तो यहाँ कंडीशन अप्लाई हो जाएगी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको समझा दिया है। थैंक यू। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए।